Very warm welcome to my YouTube channel That's No Law। मेरा नाम मनिंदरजीत कौर बोपारा है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा जो सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट जजमेंट है उसके रिगार्डिंग। और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी 25 इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड लेट्स डिस्कस इट एंड एंजॉय दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में जिसे बोला जाता है शंकरी प्रसाद केस। तो ये केस आया था 1951 में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बोला गया था कि क्या जो राइट अंडर आर्टिकल 368 अमेंड करने का दिया गया है पार्लियामेंट को, उस राइट के अकॉर्डिंग क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट जो पार्ट थर्ड में उसे भी अमेंड कर सकती है। और सेकेंडली इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी उसकी वैलिडिटी चैलेंज की थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही नेगेटिव व्यू दिया था जो आज थोड़ा सा उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करके चेंज कर दिया है। सो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग शंकरी प्रसाद के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। और अमेंडिंग पावर में फंडामेंटल राइट जो गारंटेड है हमें पार्ट थर्ड में वो पावर भी इंक्लूड होती है। दैट मीन्स पार्लियामेंट जो है पार्ट थर्ड दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। सो दिस वाज द केस शंकरी प्रसाद। आगे हम बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में हर स्टूडेंट को हर लॉ स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए और इसका नेम है A.K. गोपालन केस और ये आया था 1950 में। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वहां पर अगर किसी पर्सन की डिटेंशन होती है तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 है उसको वायलेट करेंगे, वायलेशन होगी उन आर्टिकल्स की कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो डिटेंशन है वो एज पर द प्रोसीजर्स जो लॉ ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हो रही है डिटेंशन, तो ये किसी भी तरह आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 को वायलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन 4 आर्टिकल्स की वायलेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो व्यू लिया था आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग। आगे हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में जिसका नेम है बैरबरी यूनियन केस ऑफ 1960। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो बैरबरी की टेरिटरी है जो एरिया है उसे वो ट्रांसफर करते पाकिस्तान को। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 3 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसे एग्जामिन किया और हेल्ड किया कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसे लॉ नहीं बना सकती इस आर्टिकल के अंडर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द नेहरू नून एग्रीमेंट। एक्चुअली नेहरू नून जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफर करना था बैरबरी जो टेरिटरी थी उसको पाकिस्तान को। तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पार्लियामेंट के पास इस ट्रांसफर की पावर नहीं है। बट उसके बाद 9th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसे पास किया गया इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए और जो नेहरू नून एग्रीमेंट था इस अमेंडमेंट दैट इज 9th अमेंडमेंट के द्वारा एनफोर्समेंट में लाया गया। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की। अक्सर आपने नाम तो सुना ही होगा और इसका नेम है गोलकनाथ केस जो आया था 1967 में। तो इस केस में कुछ क्वेश्चन आए थे सुप्रीम कोर्ट के आगे और फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्या जो अमेंडमेंट है वो एक लॉ है
और सेकंड, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंड किया कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अमेंडेबल नहीं है, उन पर जो पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शन है वो लगेंगी एज स्टेटेड इन आर्टिकल 13। एंड फंडामेंटल राइट को अगर आप अमेंड करना चाहते हो तो आपको एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनानी पड़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। और ऑल्सो स्टेटेड दैट कि जो आर्टिकल 368 है हमें सिर्फ प्रोसीजर बताता है कि हमने कैसे अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट पार्लियामेंट को ये किसी भी तरह पार नहीं देता कि आप अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को। सो दिस वाज द केस ऑफ गोलकनाथ 1967। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे और इस केस का नेम है मेनका गांधी केस ऑफ 1978। तो इस केस में एक मेन क्वेश्चन आया था और जो इशू आया था वो ये था कि वेदर जो राइट है हमारा अब्रॉड जाने का, बाहर के विदेश में जाने का, किसी और कंट्री में जाने का, क्या वो पार्ट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा था कि यस इट इज अ राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड होता है आपका किसी और देश में जाना। बट उन्होंने कहा था कि यहाँ सिर्फ mere existence of enabling law ये इनफ नहीं है पर्सनल लिबर्टी के लिए। यहाँ पर वो जो लॉ है जो पर्सनल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ राइट टू गो टू अब्रॉड, ये मस्ट बी, और ये होना चाहिए जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। वो जो लॉ है जो हमें कॉन्स्टिट्यूट करके दे रहा है पर्सनल लिबर्टी, वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। और इस केस के द्वारा उन्होंने राइट टू गो अब्रॉड जो था वो अंडर आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी में ऐड किया। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जिसे हम बोलते हैं केशवनंद भारती केस। मुझे नहीं लगता कि लॉ का कोई स्टूडेंट होगा जिसने ये केस सुना नहीं होगा, और हर स्टूडेंट को ये जानना ही चाहिए, उसकी नॉलेज में होना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बेसिक केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस, अगर हम आसान भाषा में बोले तो इंट्रोड्यूस किया था एक न्यू कंसेप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट टाइम एवर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा था although no part of the constitution including fundamental right was beyond the parliament's power। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास हर तरह की पावर है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, उस पर भी पावर है कि वो उसे चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। बट उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट को एक एरिया दे दिया और उन्होंने एक बेसिक रिक्वायरमेंट दे दी कि अगर आप ये जो चेंज करोगे फंडामेंटल राइट को तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर उन्होंने कहा दिस इज अ बेसिस इन Indian law in which the judiciary can strike down an amendment passed by the parliament that is in conflict with the basic structure of the constitution। That means parliament की पावर है सारे constitution पर including fundamental right, but restrict कर दिया कि आप basic structure को किसी भी तरह violate या change नहीं कर सकते। और one by one बहुत सारी number of judgments आई जिन्होंने basic structure जो theory थी उसे define किया, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो basic structure में आ जाएंगी और आती है यहाँ पर। तो आगे केस के बारे में हम बात करेंगे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस जो आया था 1975 में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और अप्लाई की थी द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी अप्लाई करने के बाद उन्होंने जो क्लॉज 4 था आर्टिकल 329A का उसे स्ट्रक डाउन कर दिया और आसान भाषा में बोलूं तो उसे ख़त्म कर दिया, साइड कर दिया, जिससे ऐड किया गया था 39th अमेंडमेंट इन 1975। और इसमें कहा गया था कि ये जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर से
बियॉन्ड है, और एज इस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खराब कर देंगे और जो डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो दिस वाज द केस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस ऑफ 1975. आगे हम बात करेंगे मिनर्वा मिल्स केस के बारे में. तो यहाँ पर मिनर्वा मिल भी जो केस था वो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो थी उसके साथ रिलेटेड था. तो यहाँ पर जो जजमेंट थी उसने स्ट्रक डाउन की 2 चेंजेस मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 डिक्लेयरिंग देम टू बी वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर जो 42nd अमेंडमेंट थी 1976 की उसे स्ट्रक डाउन किया गया ये कहकर कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही हैं. तो जजमेंट ने क्लियर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है ना कि पार्लियामेंट. सो दिस वाज द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स ऑफ 1980. आगे हम बात करेंगे मेनका गांधी केस ऑफ 1978. तो यहाँ पर अगेन वही बात थी कि जो राइट है हमारा अब्रॉड जाने का, राइट टू गो अब्रॉड, वेदर इट इज पार्ट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 और नॉट. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा था कि यस ये पार्ट है हमारी पर्सनल लिबर्टी का, बट उन्होंने कहा कि जो भी एनेबलिंग लॉ है वो जरूरी है कि जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए. सो आगे हम बात करेंगे वामन राव केस की जो 1981 में आया था. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन थी वो लाई थी. उन्होंने कहा था कि हम डीमार्केशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक आपको तारीख दे रहे हैं, दैट इज 24 अप्रैल 1973. इसके पहले जो भी जजमेंट आई हैं दैट इज ये वो तारीख थी जिसमें केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी. उन्होंने बोला कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी हो चुका है उसकी वैलिडिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की चेक नहीं की जाएगी, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के अब डॉक्ट्राइन है इस तारीख के बाद अप्लाई होगी, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगी, ये प्रोस्पेक्टिवली जो अप्लाई होगा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन. सो दिस वाज द केस ऑफ वामन राव ऑफ 1981. आगे हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जिसे हम बोलते हैं एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1986. जैसे कि आप जानते हो एमसी मेहता के जनरली केस होते हैं एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, और नंबर ऑफ केसेस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग डाले हुए हैं. बट आपको हर बार ये जानना होगा कि ये केस कौन सी तारीख का है, कौन सी ईयर का है, सो दैट आप जान सको कि एमसी मेहता का ये केस किस इशू के साथ डील कर रहा है. तो आपको उस ईयर के जो नंबर है वो याद रखना पड़ेगा, और ये केस था 1986 का. सो इस केस में बेसिकली 3 इश्यूज जो थे वो रेज हुए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आर्टिकल 32 का जो स्कोप था उसे डिफाइन करने की कोशिश की. सेकेंडली उन्होंने जो कंसेप्ट था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का और रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो रूल था उसको डिस्कस किया इसमें. और थर्डली उन्होंने डिस्कशन की रिगार्डिंग कंपनसेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा इस केस में, एमसी मेहता के केस में ऑफ 1986, दैट कि इसकी जो पावर अंडर आर्टिकल 32 है वो जस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इसकी 32 की जो पावर है आर्टिकल 32 की वो रेमेडियल मेजर्स जो हैं उन पर भी होनी चाहिए जब भी राइट्स जो हैं वायलेट किए जाते हैं. और उन्होंने कहा कि अगर वो जो इंडस्ट्रीज हैं जो हैजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज करती हैं उन पर एब्सोल्यूट जो लायबिलिटी है वो उन पर लगनी चाहिए और फॉलो की जानी चाहिए. और फाइनली उन्होंने कहा कि जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो कोरिलेट करनी चाहिए जितना नुकसान हुआ है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, एंड जो इंडस्ट्री है उसकी कैपेसिटी के साथ. दैट मीन्स ये जो फ्यूचर में एक तरह की डेटरेंट जो फोर्स है वो बन सके और बाकी जो लोग इंडस्ट्रीज उनको भी सबक मिल सके. सो दिस वाज द केस ऑफ एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1986. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस है शाह बानो बेगम केस 1985. आपने नेम तो सुना ही होगा, तो चलो आज हम डिस्कस भी करते हैं इसके बारे में. सो इस केस में
एक बहुत ही माइलस्टोन केस की तरह एक न्यू कंसेप्ट आया था। तो यहाँ पर मुस्लिम जो वुमेन थे, मुस्लिम जो औरतें थी, उनके राइट्स के रिगार्डिंग जो फाइट थी वो डिस्कस की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि हर जो मुस्लिम लेडी है उसे भी राइट है एलिमनी का, और उन्होंने कहा कि जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज CRPC जो 1973 है वो इंडिया के हर सिटीजन पर इक्वली एप्लीकेबल है, और यहाँ पर रिलीजन की कोई बात नहीं, हर रिलीजन पर जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वो इक्वली एप्लीकेबल है। और उन्होंने इसके बाद एक पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी थी वो ला दी थी देश में, एंड गवर्नमेंट जो थी उस समय के, उन्होंने इस जजमेंट को ओवरटर्न किया और उन्होंने पास कर दी एक न्यू लॉ को, जिसे बोला गया मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एलिमनी का कंसेप्ट था वो उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि आप एलिमनी दोगे मुस्लिम वुमेन को जिनका डिवोर्स होने वाला था, सिर्फ ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड के दौरान ही। और ये जो कंसेप्ट था इद्दत पीरियड का वो अकॉर्डिंग टू शरिया ही बोल रहे थे, दैट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अप्लाई कर दिया फिर से। और इसके बाद हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट केस की, जिसे हम कहेंगे इंदिरा सानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1992। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4), जो आर्टिकल 16 का क्लोज 4 है उसका स्कोप और उसकी एक्सटेंट जो थी वो इस केस में डिस्कस की थी, जिसमें ये कहा गया था रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, के बैकवर्ड जो बेसिक क्लासेस हैं, बैकवर्ड जो रिजर्वेशन है वो उनमें जॉब्स की कितनी रिजर्वेशन जहाँ होनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने अपहेल्ड कर दी थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज विद सर्टेन कंडीशंस लाइक क्रीमी और एक्सक्लूजन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक ही मुद्दा था कि क्या जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए इन जॉब्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट को वैलिड कहा, बट उन्होंने कहा कि ये जो ओबीसीज हैं उनको 27% तक जो रिजर्वेशन वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, और उन्होंने कुछ कंडीशंस यहाँ पर लगा दी, दैट मीन्स लाइक क्रीमी लेयर जो पर्सन होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया, इससे निकाल दिया इस रिजर्वेशन से। जो प्रमोशन का कंसेप्ट था वो भी उन्होंने निकाल दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं चलेगी, और जो टोटल रिजर्वेशन जो है वो हाँ किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज द केस ऑफ इंदिरा सानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इसके बाद हम बात करेंगे एक केस की, ऐसा बम्बई केस जो 1994 में आया था। तो इस केस में तो यहाँ पर जो मिसयूज होता था आर्टिकल 356 का, जो डील करता था इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल ऑन स्टेट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई किया कि इसका किसी भी तरह मिसयूज जो है वो ना हो पाए। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्मार्था एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997। तो इस केस में इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो माइंस थी आंध्र प्रदेश की, जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लीज पर दी थी, दैट मीन्स ठेके पर दी थी प्राइवेट कंपनीज को, उसे जज किया गया इस जजमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो माइनिंग का कंसेप्ट चल रहा है शेड्यूल एरियाज में, और उन्होंने कहा कि आपको ये माइनिंग का जो कंसेप्ट है वो स्टॉप करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन जो आप अभी स्टॉप कर दो, रोक लगा दी उस माइनिंग ऑपरेशंस पर। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो फॉरेस्ट लैंड या कोई भी ट्राइबल लैंड या गवर्नमेंट लैंड है जो शेड्यूल एरियाज में पड़ रही है उसे लीज
नहीं किया जा सकता किसी भी प्राइवेट कंपनी को, चाहे नंबर ऑफ कंपनीज को, या फिर नॉन ट्राइबल को फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। एंड उन्होंने कहा कि ये जो एक्टिविटी है सिर्फ इसकी इजाज़त होनी चाहिए टू द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एंड द ट्राइबल पीपल, और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी बाहर वाले पर्सन्स पर। इसके बाद हम बात करेंगे एक और न्यू केस की जिसका नेम है विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, शायद आपने नेम सुना ही होगा, एंड लेट्स डिस्कस इट। तो यहाँ पर जो केस था विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर होने वाली जो सेक्सुअल हरासमेंट थी उसको डील किया था इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कुछ गाइडलाइंस जो थी वो सेट करके दी थी एम्प्लॉयर्स को कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को रखोगे और उनको जॉब पर रखोगे, एज वेल एज और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पर्सनस की या इंस्टीट्यूशन की, उनके रिगार्डिंग भी उन्होंने इस केस में गाइडलाइंस इशू की थी। और उन्होंने कहा था इमीडिएटली इंश्योर किया था कि आप जो सेक्सुअल हरासमेंट है ऑन वर्किंग एट द वर्किंग प्लेसेस वो आप इमीडिएटली प्रिवेंट करो। एंड इन सब को एक और नाम से भी जाना जाता है विशाखा गाइडलाइंस के। एंड दीज वर टू बी कंसिडर्ड एज लॉ अंटिल एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन वाज इनेक्टेड। उन्होंने कहा था कि आपको जो हम गाइडलाइंस दे रहे हैं जब तक एक इफेक्टिव या एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन इस पर नहीं बनता, कोई और लॉ नहीं बनता, आप इसको ही कंसिडर करो लॉ, और आपको सभी को ये एज अ एम्प्लॉयर और जो इंस्टीट्यूशन आपको ये मानना पड़ेगा फॉर द एम्प्लॉयज, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। और इसके बाद एक केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का ये केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकंड मैरिज जो है हिंदू की विदाउट डिवोर्सिंग द फर्स्ट वाइफ, इवन इफ अ मैन हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम, चाहे इज वॉइड, दैट मीन्स अगर एक पर्सन की अभी फर्स्ट मैरिज के डिवोर्स नहीं हुआ था और वो सेकंड मैरिज कर लेता बाय कन्वर्टिंग टू इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में तो 4 मैरिजेस का प्रोविजन है, बट उसने अगर अपनी फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स नहीं किया तो जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड होगी तब तक जब तक वो अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उसको अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स नहीं दे देता। सो ये जो केस था इसने फैमिली लॉ के जो कंसेप्ट था और जो हिस्ट्री थी उसमें बवाल ला दिया था, और मैं बोलूँ तो बिल्कुल ही चेंज ला दी थी इस कंसेप्ट ने। तो इस केस में दैट मीन्स अब हम बात करेंगे IR कोयला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था कि अगर कोई भी लॉ जो इंक्लूड होता है 9th शेड्यूल में, जिसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जहाँ पर पार्लियामेंट्री पावर जो है वो कम लगती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 9th शेड्यूल है, क्या उसे हम एग्जामिन कर सकते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकती है और कन्फ्रंट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हेल्ड किया कि यस, जो भी लॉ इंक्लूड किया जाएगा 9th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, तो इट कैन स्टिल बी एग्जामिन, उसे अब फिर भी एग्जामिन किया जा सकता है और कन्फ्रंट किया जा सकता है इन द कोर्ट। ये जो 9th शेड्यूल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक लिस्ट कंटेन की गई है जहां पर नंबर ऑफ एक्ट्स एंड लॉज जो हैं वो दिए गए हैं जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयला के केस में कहा था कि हम ये एग्जामिन कर सकते हैं। और तो एक और केस आया था इसके रिगार्डिंग वमन राव का, और उसमें भी रूलिंग दी गई थी कि जो एक्ट्स एंड लॉ जो मेंशन किए गए हैं 9th शेड्यूल के, उनको टिल 24 अप्रैल 1973 के उनको एग्जामिन और चेंज नहीं किया जा सकता, बट एनी टाइम, बट इसके बाद जो भी लॉज आएंगे उनकी क्लोज इंस्पेक्शन जो है वो की जा सकती है, और जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, वो इनको एग्जामिनेशन कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और न्यू केस की, जिसे हम बोलते हैं बैडोएलिया केस 2011 का। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर की थी कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ 6
ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो इम्पोज की गई थी टू यूके नेशनल्स पर, यूके के जो सिटीजन्स पे थे उन पर, जहां पर जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको एक्विटल दे दिया था, जिसे हम बोलते हैं पेडोफिलिया केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा था कि जो सेक्सुअल अब्यूज होता है चिल्ड्रन का, वो एक बहुत ही खतरनाक क्राइम में इंक्लूड होता है। सो दिस वाज द केस। आगे हम बात करेंगे अरुणा शानबाग केस। आपने सुना ही होगा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था इसकी जजमेंट दी थी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि जो इंडिविजुअल है, हर पर्सन है, उसे हर इंसान को मरने का अधिकार है विद डिग्निटी। और यहाँ पर उन्होंने अलाउ किया था पैसिव यूथनेशिया विद गाइडलाइंस। दो तरह की यूथनेशिया फॉर्म होती है, एक्टिव एंड पैसिव, बट उन्होंने इस केस में पैसिव यूथनेशिया जो था उसे अलाउ कर दिया था विद सर्टेन गाइडलाइंस। और उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया में जो लॉज हैं यूथनेशिया पर बनते हैं, इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और इस केस में जो अरुणा शानबाग का जो ट्रेजिक केस था उसको देखते हुए उन्होंने ये जो गाइडलाइंस थी वो दी थी। और जो लेडी थी अरुणा शानबाग, वो वेजिटेटिव स्टेट में थी, ब्लाइंड थी, पैरालाइज्ड थी एंड इवन डेफ थी, और 42 इयर्स तक वो इस स्टेट में ही थी। तो उन्होंने परमिशन दे दी थी पैसिव यूथनेशिया की। आगे हम बात करेंगे एक और केस की, जिसे बोला जाता है नोटा जजमेंट ऑफ 2013। और इस केस के द्वारा जो नोटा का कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा का कंसेप्ट दैट मीन्स नन ऑफ द अबव ऑप्शन। जब भी हम वोटर्स वोट डालने जाते हैं, अब हम एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन दी जाती है नोटा की, दैट मीन्स जो आपने लिस्ट दी है रिप्रेजेंटेटिव की, जिन्हें हमें चूज करना है, अभी जिनके फेवर में अभी वोट डालनी है, इनमें से हमें कोई पसंद नहीं है, तो हम एक ऑप्शन चूज करेंगे नोटा की, जिसे हम कहेंगे नन ऑफ द अबव। हम इनमें से किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहते। आगे हम बात करेंगे लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2013 की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था और कहा था कि कोई भी MLA, MLC और जो MP है, जिसे अगर गिल्टी फाउंड किया जाएगा किसी भी क्राइम का, और जिसे मिनिमम 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगी, वो उस हाउस का इमीडिएटली मेंबर जो है उससे सीज किया जाएगा। दैट मीन्स हाउस की मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। दैट मीन्स कोई भी MLA, MLC और जो MP है, अगर उसे गिल्टी फाउंड किया गया किसी भी क्राइम में और जिसकी पनिशमेंट मिनिमम 2 ईयर्स होगी, तो वो जो है उसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दी जाएगी और सीज हो जाएगी। सो दिस वाज द केस लिली थॉमस। आगे हम बात करेंगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2014। So this case resulted in the recognition of transgender person as a third gender. National Legal Services Authority and Union of India केस में जो ट्रांसजेंडर हैं उनको थर्ड जेंडर की रिकॉग्निशन जो थी वो दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड और इंस्ट्रक्शंस दी थी गवर्नमेंट को कि आप जो पर्सन है, दैट मीन्स जो ट्रांसजेंडर हैं, आप उन्हें ट्रीट करें एज अ माइनॉरिटीज, और इनके लिए भी आप जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो एक्सपेंड करें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ जॉब्स, इन द फील्ड ऑफ एंड अदर फील्ड्स। सो दिस वाज द केस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करेंगे एक और न्यू जजमेंट के बारे में, दैट इज निर्भया केस के। आपने सभी ने ये नेम सुना ही होगा, जो दिल्ली में रेप हुआ था एक गर्ल का। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था और इस केस के द्वारा सारे इंडिया को एक तरह की
शॉक लगी थी कि क्या कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा भी कर सकता है। सो ये केस था 2014 का। तो वो इस केस के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी क्रिमिनल लॉ की अमेंडमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। और उन्होंने ये जो डेफिनेशन थी रेप की, उसे इंक्लूड किया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, so that is Sexual Offences Act 2012, the Indian Evidence Act 1872, the Indian Penal Act, Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973। और इस केस में बहुत सारी जो चेंजेस थे वो लाई गई थी अंडर द IPC एज वेल। आगे भी केस के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज राइट टू प्राइवेसी केस ऑफ 2017। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि फंडामेंटल राइट्स में जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट ही है हम सबका। आगे हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक की जजमेंट जो आई थी 2016 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक बैकवर्ड प्रैक्टिस थी कि अब ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था कि आप 3 बार तलाक 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 बोलो और आपका तलाक हो गया, ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो कस्टम था, उसको आउटलॉ किया और उन्होंने परमिट किया मुस्लिम मैन को to unilaterally end their marriages by uttering the word talaq 3 times without making any provision for maintenance or alimony। और आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप ट्रिपल तलाक जो बिल है 2019 का वो पढ़ सकते हो और उसमें आप इसके रिगार्डिंग नॉलेज गेन कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे द रिपीलिंग सेक्शन ऑफ 377 IPC में, इंडियन पेनल कोड में 377 का जो सेक्शन था उसे रिपील कर दिया गया है, दैट मीन्स उसे खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट में रूल किया और कहा कि जो सेक्शन 377 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें कहा गया था कि इन सो फार एज इट criminalizes consensual sexual conduct between adults of the same sex, that means homosexuality की जो प्रोविजन थे सेम सेक्स को पहले एक अपराध माना जाता था अंडर 377, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट को रिपील कर दिया, सेक्शन को रिपील कर दिया और कहा कि अगर 2 एडल्ट्स के बीच में कंसेंशुअली, दैट मीन्स उनकी मर्जी के बाद उनमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी और जो वो रिलेशन बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी के साथ सेम सेक्स के पर्सन्स, तो ये क्रिमिनलाइज्ड नहीं होगा कंसेप्ट, और उनको ये जो कंसेप्ट उनका ये क्राइम नहीं होगा अंडर 377। उसके बाद हम बात करेंगे एल चंद्र कुमार केस की जो 1997 में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जिसे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट्स को बाय आर्टिकल 32, जिसमें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड 226 रिस्पेक्टिवली, ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन की उसका, दैट मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू भी हिस्सा है, दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है जो 32 एंड अंडर 226 जो है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे पुट्टस्वामी केस की, और जो आया था 2017 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के साथ प्रोटेक्ट किया था इंडिविजुअल्स का राइट, हर पर्सन का राइट कि किसी भी पर्सन की प्राइवेसी में किसी भी तरह की इन्वेजन नहीं की जाएगी, उनकी प्राइवेसी को जो है वो खतरा नहीं होना चाहिए। तो आगे केस था हैबियस कॉर्पस केस ऑफ 1976। ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज्ड जजमेंट थी, जहां पर मेजॉरिटी रूलिंग, दैट इज मेजॉरिटी जजेस थे, उन्होंने वो चले गए थे अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सीम टू फेवर द स्टेट। जस्टिस करना जो था वो
उनकी जो डिसेंट थी वो इस केस में वेल नोन थी। आगे हम बात करेंगे रोमेश थापर केस की ऑफ 1950 में केस आया था रोमेश थापर का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो इंक्लूड होते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज दैट कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय सर्कुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और कंसेप्ट के बारे में इन अदर वीडियोस। आज के बाद हमको और न्यू टॉपिक लाएंगे, और अगर आपको मेरी ये जो वीडियो जो अच्छी लगी और आपको जो कुछ नॉलेज अगर मैं आपकी इम्प्रूव कर पाई तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो फॉर more interesting video, and thank you so much.